18 फरवरी 2024 को एक वकूआ हुआ जिसके अंदर अमीर बलाज टीपू का मर्डर हो जाता है। ये कितना दिलखराश वाकया था कि पूरी कौम ने इसकी मजम्मत की, एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना। कहा जाता है कि ये इस डेकेड का, इस अशरे का सबसे बड़ा केस था, अमीर बलाज टीपू मर्डर केस। इन्वेस्टिगेशन पुलिस से निकालकर सीआईए को दी गई और सिर्फ इसलिए दी गई थी कि सीआईए स्पेशलाइज्ड है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब मामला क्या हुआ कि 6 महीने 6 दिन गुजर गए और आज 6:06 पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं। उस मुकदमे के अंदर 2 मुल्ज़मान नामजद थे, गोगी भट्ट और टीपी भट्ट, वो आज तक फरार हैं, बाहर मुल्क में हैं, कोई इंटरपोल के जरिए वर्किंग नहीं हुई। और उसी मुकदमे के अंदर 4 नाममालूम मुल्ज़मान थे जिसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए एहसन शाह को डाल के उसके ऊपर फेक रिकवरी, प्लांटेड रिकवरी भी डाली, उसको बलि का बकरा भी बनाया, उसकी टिंड भी की, उसकी तस्वीर भी बनाई, फिर वायरल भी की। और शायद पुलिस ये समझती थी कि ये सब कुछ करने के बाद हम आवाम के जज्बात को ठंडा कर देंगे कि जी देखो जी उन्होंने मुल्ज़म फाड़ लिया था, इबरत का निशान बना दिया। बहुत बड़ी ज्यादती हुई उस वक्त जब ये सारी कार्रवाइयां कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर आती थी और मैं कहता था यार ये ज्यादती हो रही है। तो कई लोग मेरे ऊपर तनकीद करते थे, वो इस बुनियाद पे करते थे कि मैं कहता था कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी एक केस है। एहसन शाह पर जुर्म तब तक साबित नहीं होगा जब तक असल मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाएंगे, इंटरपोल के जरिए उनको नहीं बुलाया जाएगा। 10 बजे का वक्त हुआ था 18 फरवरी को, 11:45 पे पर्चा हुआ, आज तक वो मुल्ज़मान नहीं पकड़ेगी। अन्ना मारे अन्नी को 16 बजे थमी। पंजाब पुलिस के बाद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिल्कुल वही काम किया, सीआईए ने वही काम किया। और क्या काम किया, उन्होंने एक बलि का बकरा बनाया एहसन शाह को और उसके साथ सारी कार्रवाई कि आज जो कत्ल हुआ एहसन शाह ने, कत्ल इसको इनकाउंटर करूंगा, ये प्लान्ड मर्डर जिसमें पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं बताता हूँ। और इस मर्डर का जो 11 पुलिस एहलकारान थे उसके साथ किस तरह अटैचमेंट मिलती है। देखिए जब कोई पुलिस पार्टी पे हमला करने आता है ना, जिस तरह की इस एफआईआर के अंदर शकील भट्ट कह रहा है कि जी हमारे ऊपर पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हो गया, हम दरख्तों के पीछे छुप गए, जिसको वो छुड़ाने आए थे सारी गोलियां उसको आके लग गई, 200-250 खोल मिले, ग्रेनेड तक बरामद हुए, राइट। और वहां पर जहां पर असल में कच्चे के डाकू हैं, उन्होंने 11 पुलिस एहलकारान को शहीद कर दिया, ज्यादती हुई उनके साथ। असल डाकू होता है ना, वो पुलिस वाले को मार के जाते हैं। ये जो इनकाउंटर हुआ ना मैडम, ये पुलिस ने इनकाउंटर किया। कैसे? 9:25 का वक्त हुआ रात, 10 बजे मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, 9:45 पे पर्चा हो गया जी 20 मिनट में। अब 20 मिनट में जो पर्चा हुआ है उसका अगर आप वक्ती तौर पर सिर्फ आप इस्तिगासा देख लें तो ये उसकी एफआईआर है। अगर कैमरे के अंदर किसी तरीके से नजर आ सके, इस एफआईआर का नंबर है 2606/24, थाना शादबाग। 2 पर्चों पर मबनी ये एक इस्तिगासा है जिसके अंदर 14 लाइनों को डिटेलिंग के साथ बड़े तरीके से 6 पुलिस एहलकारान फरक कमाल, सदफ अली, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकार अली और इसके साथ गुलाम हुसैन और फिर शकील भट्ट, मसल्ला पुलिस एहलकारान, अडीन के डाले, हाई प्रोफाइल 2023 के मुकदमे के अंदर कहते हैं कि जी एहसन शाह ने डकैती की थी और उस डकैती से जो खजाना मिला था वो खजाना इन्होंने साइयां वाले कब्रिस्तान थाना शादबाग की धूप में छुपा के रखा हुआ था। हम वो रिकवर करवाने जा रहे थे कि जैसे कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं तो एहसन का भाई वो बरामद होता है, 2 नामज़द मुल्ज़मान आते हैं, वो पुलिस पार्टी पे हमला करते हैं, दरख्तों के पीछे छुप जाती हैं, सारी गोलियां आके लग जाती हैं एहसन शाह को। एहसन शाह जख्मी हो जाता है, अस्पताल पहुंचते दम टूट जाता है, मर जाता है, 302 आजाद हो जाएगी, मामला खत्म। मैडम ये इतना डिटेल्ड के साथ एक इस्तिगासा लिखा गया है कि 20 मिनट में सिर्फ इस्तिगासा नहीं लिखा जा सकता, लेकिन यहाँ पर 20 मिनट में इस्तिगासा भी लिख लिया। वो इस्तिगासा थाने में भी पहुंच गया, साइयां वाला कब्रिस्तान से थाना शादबाग में पहुंच गया। उस इस्तिगासे को ई टैग लग गया, ई टैग लगने के बाद कंपोज हो गया, कंपोज होने के बाद एफआईआर बन गई और एफआईआर बनने के बाद वो एफआईआर एसएसओ के टेबल पे पहुंच गई, इस्तिगासा एसएसओ के टेबल पे पहुंच गया, इस्तिगासे की कापी एफआईआर की कापी पहुंच गई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास, तफ्तीश भी मार्क होगी 20 मिनट। इसका मतलब ये है कि ये इस्तिगासा पहले से तैयार था, ये एफआईआर पहले से कंपोज थी, किसने मारना था, किसको मारना था, किसको मुल्ज़िम बनाना था, ये सब कुछ प्री प्लान था। पुलिस की कस्टडी के अंदर किसी बंदे को मारना कोई माहौल
2024 18 फरवरी अमीर बलाज टीपू मर्डर केस, जब तक एहसन शाह इसमें नामजद ना हुआ था, एहसन शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड जीरो था, कोई पर्चा नहीं। आज जब उसके ऊपर ये पर्चा होता है तो उसके बाद उसके ऊपर डकैती के पुराने पर्चे सिर्फ इसलिए डाल दिए जाते हैं कि किसी तरीके से उसको जेल से तलब करवा के मिलाकर इनकाउंटर करें। दूसरे नंबर पे एक तरफ पुलिस है जो इसकी ट्रेनिंग है, शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर जो बजाते खुद एक शूटर है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इसकी मौजूदगी में 3 नामालूम मुल्ज़मान अली रजा जो कि हाफिज है उसका बड़ा भाई है, वो आके अपने ही भाई को मार के निकल जाता है। 8 बंदे तो उन्होंने खुद ही लिख दिए और हाई प्रोफाइल केस है, कोई 2-4 डाले आगे 2-4 डाले पीछे हो गए बंदा। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस मर्डर के अंदर। ये कस्टोडियल डेथ का एक मामला है और मैं चाहूंगा इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बैठे, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एहसन शाह ने ये जुर्म किया था तो उसके शवाहद इकट्ठे किए जाते, फिर इन्वेस्टिगेशन होती, फेयर ट्रायल चलता, इसको फांसी मिलती। लेकिन अगर ये बेकसूर था तो ये 22 दिन बरी होता है, राइट। ये पूरे 6 महीने के अंदर जो कुछ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हम सब ने देखा है बतौर, तो उसके अंदर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इंसाफ न किसी मालदार बंदे को मिल पा रहा है, न किसी गरीब बंदे को मिल पा रहा है। उसके भाई का इंतखाब इसलिए किया गया कि उसका भाई अपने भाई के मर्डर के बाद मदई बनेगा, मेरे ऊपर इस्तिगासे करेगा, मेरे ऊपर इंक्वायरियां बैठाएगा। तो इसी पर्चे के अंदर अगर उसको नामजद कर दिया जाए तो वो अपने ही किए गए पर्चे के अंदर भागता फिरेगा, इसलिए भाई को नामजद कर दिया गया। पुलिस को कुछ पता नहीं और आम बंदों को इतना पता है कि पुलिस कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, मुल्ज़िम कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इस सवाल के अंदर जवाब है जो कि मैं चाहूंगा आप और मैं न दें, अवाम खुद देगी। अवाम खुद बताएगी कि ये मर्डर था या प्लान्ड मर्डर था, ये उसके भाई ने मर्डर किया है या पुलिस ने किया है, और पुलिस ने ये काम फ्री में किया है या पैसे लेकर किया है। अवाम खुद का जवाब देगी। अमीर बलाज को इंसाफ मिलने का सिर्फ एक ही तरीका था कि सब मुल्ज़मान पकड़े जाते जो कि उस पर्चे के अंदर थे, और शवाहद की रोशनी में करीब से करीब मिलाकर उन मुल्ज़मान को एविडेंस की रोशनी में सजा मिलती, फेयर ट्रायल करती, उनको फिर 25 साल सजा होती, उसको डेथ पेनल्टी मिलती, उनको जो भी मिलता, लेकिन कानून की रोशनी में मिलता। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, इसने ना सिर्फ इंसाफ के राह में रुकावट पैदा की टीपू फैमिली के लिए, बल्कि नाइंसाफी कर दी एहसन शाह फैमिली के साथ। कि पुलिस की बदकिस्मती ये है कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए ना मैडम, तो हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 12.6% है। 100 पर्चे होते हैं तो सिर्फ 12% लोगों को सजाएं होती हैं, बाकी 88% लोगों को सजाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, प्रॉपर एविडेंस इकट्ठा नहीं किया जाता, कानून के अंदर जो लूप होल्स हैं उनको ढूंढा जाता है, लेकुनास फिल नहीं किए जाते। ये सारे मामला थे जिसकी वजह से हमेशा इंसाफ के राह में रुकावट रही। मामला ये है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, कौन जाने पीर पर आया। हमने तो पुलिस कस्टडी भी सही है, हमने तो जुडिशियल कस्टडी भी सही है, हमने पुलिस टॉर्चर भी सही है, 6 दहशतगर्दी के पर्चे हमारे ऊपर हुए, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते। कहना तीनों से समझाना नो।